हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। बच्चों, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 1 ग्रेड 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, कोई भी सेंटेंस जो है मेजरली चार टाइप का होता है। पहला जो है हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला टाइप का होता है, उसको हम लोग कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस देखो क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग कोई ना कोई ऑर्डर दिए रहते हैं, या कुछ ना कुछ कमांड किए रहते हैं, या कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट रहता है। ठीक है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे रहते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ यू हैव केम हियर, ऐसा कुछ भी, जो भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे तो इंटरोगेटिव होता है। नेक्स्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो क्या होता है, जिसमें हम लोग सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस बताते हैं वहां पे। मतलब मैं सडनली कोई हैप्पीनेस आ गया या कोई सैडनेस है, ऐसा कोई भी चीज जो है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नेक्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ सिंपल सेंटेंस होता है, ये इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे किया जाता है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें मैं आपको कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको कुछ आपका कोई रोल मैं इसमें नहीं मांग रहा हूँ, बस आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस ही जो होता है वो होता है लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस जो होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्या करना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि कोई सेंटेंस जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर लॉजिकल स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले तो बताना है कि लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं है, फिर उसके बाद उसका क्या करना है? ट्रूथ वैल्यू बताना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्या दिया है? 5 + 4 = 13। अब 5 + 4 = 13 क्या है? ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे किया गया है। इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, जैसा मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। इट्स ट्रुथ वैल्यू क्या है? एफ है। क्यों ट्रुथ वैल्यू एफ क्यों? क्योंकि 5 + 4 तो 9 होता है ना, इन लोगों ने 13 कैसे लिख के दे दिया? ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया? x - 3 = 14। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे x डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x मतलब तो जेरोक्स भी होता है, x मतलब तो एक्समस ट्री भी होता है, बराबर। तो यहाँ पे x का मीनिंग डिफाइन नहीं किया इन लोगों ने, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ओपन सेंटेंस बोलेगा। क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे x नॉट डिफाइंड है। ओके, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्लोज द डोर। अब यहाँ पे क्लोज द डोर मतलब मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं, है ना, तो इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप देखें तो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक इंफॉर्मेशन आपको कन्वे किया जा रहा है, बराबर। तो इसको आप क्या बोल देंगे? इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है। और 0 क्या सच में कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या है? प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। अब अगर आप इसको देखें तो आपको ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, बराबर। तो ये कैसा टाइप का सेंटेंस हो गया? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट हमेशा असर्टिव होता है, राइट। तो बच्चों एकदम सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसमें क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एक इंफॉर्मेशन दिया, तो इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि एक असर्टिव सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? सोचिए जरा। देखो, जो भी ट्रायंगल सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, पर जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर होता है। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू इसकी टी हो जाएगी। सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं रह सकते हैं, पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो पक्का ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² = x दिया है। अब यहाँ पे x डिफाइन नहीं किया इन लोगों ने, है ना, तो इट इज एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। 8th वाला, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें मोर देन 2 रूट से ज़्यादा नहीं होता। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इट इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट, इट इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट, और इसकी ट्रुथ वैल्यू टी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स ही होते हैं। एकदम सही बात है। 9th क्वेश्चन, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? तो ये तो एक आपसे मैं एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ ना, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है तो इट इज नॉट अ लॉजिकल सेंटेंस, नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आपको खास ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती है ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ओके, सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका क्या करेंगे आप? तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। तो इट इज़ अ लॉजिकल स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, देखिए, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, पर ऑल रियल नंबर्स होल नंबर्स नहीं बोल सकता ना। रियल नंबर तो बहुत बड़ी एंटिटी हो गई। रियल नंबर के अंदर ही हर प्रकार के नंबर आते हैं, बराबर। तो रियल नंबर इज लाइक अ ग्रैंडफादर, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे बड़ा, उसके अंदर होल नंबर आता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑल रियल नंबर्स होल नंबर है, जबकि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑल होल नंबर्स रियल नंबर है, वो सच होगा, पर इन लोगों ने उल्टा लिख के दिया हुआ, बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये लॉजिकल स्टेटमेंट तो है ही, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट, हालांकि इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो फॉल्स है। कैन यू स्पीक मराठी? वेल, आई कैन स्पीक मराठी, बट देन ये लॉजिकल स्टेटमेंट है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा ना, बिकॉज इसमें देखेंगे अगर आप, तो मराठी आप बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा एक हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और फिर वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं है बच्चों इसमें। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग इसमें अगर लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये जो है हमेशा राइट ही मिलेगा। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 7। तो अब ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट तो हो गया, क्योंकि आपको एक इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन हमेशा एक लॉजिकल स्टेटमेंट होता है। लेकिन अब क्या x इक्वल टू 7 पे ही ये 0 आता है, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, बराबर। तो आप इसमें 7 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें आप 0 अभी मत लिखिए, मतलब आपने एलएचएस में क्या किया, एलएचएस में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, 49 माइनस 49, तो ये 0 आ गया ना। तो फिर मैं क्या बोल दूंगा, इट इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट जिसका ट्रूथ वैल्यू t है। ओके, सो क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन 14, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये तो एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? आपने 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वही तो क्यूब रूट है ना। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो 0 ही आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0 ना, याद होगा आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0। तो इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू t हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 किया हमने, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या दिया हुआ? इट रेन्स हैविली, इट रेन्स हैविली। अब ये कैसा है, इट रेन्स मतलब इट को डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, ओपन सेंटेंस हो जाएगा। और ओपन सेंटेंस क्या होता है? नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, उसे हमें सिंबॉलिकली लिख के बताना है। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग के पास यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, इसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई। तो क्वेश्चन दिया नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप लोग को सिंबॉलिकली लिखना है। तो पहले आप P डिफाइन कर दीजिए। P में क्या आएगा? P में आएगा नागपुर इज इन महाराष्ट्र। Q में क्या आएगा? चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग लिख देंगे, P एंड Q। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट एवरीबडी, यहाँ पे आपके पास 5 टाइप के कनेक्टिव्स होते हैं। ओके, उन 5 कनेक्टिव्स को आपको पढ़ना होगा। जैसे कि पहला होता है एंड कनेक्टिव। ओके, एंड कनेक्टिव देखो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन बोलते हैं। ओके,
एंड कनेक्टिव मतलब दो सेंटेंसेस को एंड लेटर से कंबाइन किया रहेगा, जिसका सिंबल क्या होता है, ये उसका सिंबल है। ओके, ए की तरह लिख देना, ये सिंबल है। इसका एक ट्रुथ टेबल होता है। क्या ट्रुथ टेबल होता है देख लो एक बार, ये पी है, ये क्यू है। ओके, और यहाँ पे आपका एक से उसका आउटपुट है पी एंड क्यू। अब कोई भी दो सेंटेंस अगर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि पी और क्यू दो सेंटेंसेस हैं, तो हो सकता है पी ट्रू हो, क्यू, ये हो सकता है क्यू भी ट्रू हो, दोनों भी ट्रू हो सकता है पी ट्रू हो लेकिन क्यू फॉल्स हो, ऐसा हो सकता है कि ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो सकता है दोनों भी सेंटेंसेस फॉल्स हो। तो चार पॉसिबिलिटीज बनती है कि ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अच्छा, अभी टी को ना आप 1 मान लो और एफ को ना आप 0 मान लो और एंड को आप मल्टीप्लाई मान लो, ठीक है। तो ये किस तरह से, ये टी इंटू टी हो गया ना, मतलब टी एंड टी, यानी कि 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है और 1 मतलब टी है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टी को 1 मान लो, टी को 1 मान लो और एंड जो है ना, एंड को मल्टीप्लाई मान लो, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 मतलब टी। फिर यहाँ पे 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0 होता है, 0 मतलब एफ। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या होता है, 0 होता है और 0 मतलब एफ। फिर यहाँ पे क्या है, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0 होता है और 0 मतलब एफ। तो आपका एंड का ट्रुथ टेबल बन गया कि यहाँ पे टी टी पे टी आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। ओके, ऐसे ही दूसरा जो कनेक्टिव होता है वो क्या होता है, और होता है। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं, डिसजंक्शन। उसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल है। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे, देखो पी है, क्यू है और पी और क्यू है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो टी को मैंने क्या बोला, 1 बोला है और एफ को क्या बोला है मैंने, 0 बोला है, बराबर। तो यहाँ पे और को आपको प्लस मान लेना है, और मतलब प्लस मान लेना, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 एक्चुअली 2 हो जाएगा, पर उसको फिलहाल अगर हम लोग 2 को 0 तो नहीं बोल सकते ना, 2 तो 2 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 + 0, ये 1 है और यहाँ पे 0 है। 1 + 0 क्या होता है, 1, 1 माने टी। फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 + 1 फिर से 1 यानी कि टी, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, 0 + 0 क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ओके, तो ये आपका और हो गया। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट कनेक्टिव्स आते हैं वो है इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इम्प्लीकेशन जो है ये इफ देन लेटर पे आता है, ठीक है, इफ देन लेटर। इसका सिंबल क्या है, ये सिंबल है एरो। तो जैसे आपके पास पी है, आपके पास ये क्यू है, ओके, और यहाँ पे पी इम्प्लीकेशन क्यू है। तो आप इसको कैसे देखेंगे, देखिए आप इसको लिखेंगे टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब इम्प्लीकेशन आप करेंगे ना, तो जो दूसरा वाला बंदा है वो आंसर होगा। जैसे टी टी के पास जा रहा है ना, तो आपका आंसर टी हो जाएगा। यहाँ पे टी एफ के पास जा रहा है तो आपका आंसर एफ हो जाएगा। यहाँ पे आपका टी जो है, एफ जो है टी के पास जा रहा है तो टी हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में याद रखने का, अगर एफ एफ के पास जा रहा है तो आंसर टी हो जाएगा। ये लास्ट वाला याद रखना है, बाकी सब तो सेकंड वाला जो इनपुट है ना, वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, इम्प्लीकेशन का। फिर आता है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब इफ एंड ओनली इफ, ये लेटर पे आता है, ठीक है। इसका कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ। कभी इसको IFF लिखा हुआ भी आप देख सकते हो, इसका ये सिंबल है, दोनों तरफ एरो रहेगा इसमें। ओके, तो जैसे ये आपका P है, Q है, यहाँ पे P डबल इम्प्लीकेशन Q है, T T F F T F T F। डबल इम्प्लीकेशन में क्या याद रखना है, जब सेम इनपुट रहेगा ना, जैसे टी टी, यहाँ पे टी टी है तो आंसर टी, लास्ट में देखो एफ एफ है, सेम इनपुट है तो वहां पे भी टी, मतलब सेम इनपुट पे आंसर टी आएगा। लेकिन जब अगर इनपुट अलग अलग रहेगा, जैसे टी एफ रहेगा तो आंसर एफ, जैसे एफ टी रहेगा तो आंसर एफ, सेम इनपुट पे आंसर टी रहेगा। ओके, जो हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव है वो है नेगेशन। सिंपल सा बंदा है एकदम, नेगेशन। नेगेशन मतलब नॉट होता है। नेगेशन मतलब क्या होता है, नॉट। इसका ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है, ये जैसा सिमिलरिटी टाइप हम लोग लिखते थे ना, वैसा ही नॉट होता है ये। तो जैसे ये आपका P है और ये निगेशन ऑफ P है। ओके, एक सेंटेंस को मुझे नॉट लिखना है, तो ये T का क्या कर देगा, F बना देता है। T अगर रहेगा ना कोई, उस पर अगर आप निगेशन लोगे तो T का निगेशन F हो जाएगा, सिंपल। अगर आपके पास T है तो F हो जाएगा, अगर आपके पास F है तो वो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा।
वेरी क्लियर? ओके, तो ये हमारे 5 कनेक्टिव्स होते हैं टोटल। ओके, अब अगर मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस सिखाऊं, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल सिखाया, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो उसको एंड वर्ड को हम लोग ने उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1, राइट सिंबॉलिकली। कंपाउंड सेंटेंसेस हमें दिया गया है, उसको सिंबॉलिकली लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, सेकंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो पहले आप पी लिख दीजिए, इसमें से पी लिखेंगे, आपका ये सोल्यूशन है। पी क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। क्यू क्या है? इट इज आइसोसेलेस। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? देखो, और लेटर है ना, और का कनेक्टिव क्या था? और का सिंबल क्या था? और का सिंबल था वी, तो पी और क्यू, बात खत्म। इतना ही आंसर है, इतने में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रायंगल इज राइट एंगल, the angle is right angle if and only if it is of measure 90 डिग्री। तो पहले इसमें आप P और Q लिख लीजिए। तो P क्या आएगा? द एंगल इज राइट एंगल, ये आपका P आएगा। Q क्या आएगा? इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। देखिए, इफ एंड ओनली इफ का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? डबल इंप्लीकेशन, मतलब दोनों तरफ एरो, यही इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, बात खत्म एकदम। एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, एंगल इज नीदर ऑब्ट्यूस नॉर एक्यूट। तो इसमें नॉट आप देख सकते हैं और भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका पी पहले कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नीदर एक कनेक्टिव है ना, तो उसको आप पी लिखते वक्त नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल इज एक्यूट। क्यू में क्या लिखेंगे? एंगल इज ऑब्ट्यूस। अब जब आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में बच्चों देखो क्या आएगा? एंगल इज एक्यूट मेरा पी है, लेकिन दिया क्या? एंगल इज नीदर एक्यूट, तो यहां पे पहली बात तो निगेशन पी आ जाएगा। नॉर मतलब और, विथ नॉट, और लिखो फिर नॉट लिखो, एंगल इज ऑब्ट्यूस, यानी कि निगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। मतलब निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। इस चीज को अगर आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? आप इसको पढ़ेंगे कैसे? आप इसको पढ़ेंगे निगेशन ऑफ पी, यानी कि एंगल इज नीदर एक्यूट, फिर नॉर, और नॉट को कैसे पढ़ेंगे? और नॉट तो नहीं पढ़ेंगे, नॉर भी पढ़ सकते हैं उसको ना, तो नॉर ऑब्ट्यूस, नॉर एंगल इज ऑब्ट्यूस, मतलब एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर एंगल इज ऑब्ट्यूस। ओके, very simple. If triangle is right angled at B, then measure angle A plus measure angle C is equals to 90 डिग्री। इसमें पहले आप P और Q लिख दीजिए। तो if और then इसमें दिया हुआ है, तो P आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC is right angle। Q क्या हो जाएगा आपका? देखो, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P if then है ना, तो P implication Q। क्लियर, सिंपल एकदम। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो यहां पे इफ एंड ओनली इफ दिया है, पहले P लिख दीजिए आप, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, फिर आप Q लिख दीजिए, शी रन्स फास्ट। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है, मतलब डबल इंप्लीकेशन, सिंपल एकदम, P डबल इंप्लीकेशन Q। X is an irrational number but it is a square or an integer। X is not irrational number but it is a square or an integer। ठीक है, तो इस बात को आप कैसे लिखेंगे? इस बात में आप लिखेंगे, पहले P बता देंगे आप सेंटेंस में P क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे बट जो है, बट मतलब एंड होता है। ओके, तो यहाँ पे कनेक्टिव क्या है? एक तो नॉट है और एक तो बट है, दो कनेक्टिव है, एक नॉट है और एक बट है। तो आप कहेंगे कि सर और भी तो है, पर ये और कनेक्टिव का काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, दो सेंटेंसेस को नहीं कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे P लिख दीजिए पहले। P है X इज इर्रेशनल। जब भी आप P लिखते रहेंगे, कनेक्टिव्स को नहीं लिखेंगे उसमें। X इज इर्रेशनल नंबर, Q क्या है? X इज
स्क्वायर और एन इंटीजर। स्क्वायर और एन इंटीजर ये एक ही सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस तो है नहीं। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? x इज इररेशनल नंबर आपका p है, लेकिन सेंटेंस में क्या दिया? x इज नॉट इररेशनल दिया, तो निगेशन ऑफ p। बट मतलब एंड होता है, फिर उसके बाद x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर q आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया 4 इज ऑड और इट इज प्राइम। ट्रूथ वैल्यू लिखना है, मतलब पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद ट्रूथ वैल्यू लिखना है। ठीक है, दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, कंपाउंड सेंटेंस है। एक 4 इज ऑड एक सेंटेंस है और दूसरा 1 इज प्राइम। तो जैसे पहले करते थे, पी लिख लेते थे, पी में क्या है? 4 इज ऑड। क्यू में क्या है? 1 इज प्राइम। ओके, इसके बाद आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लीजिए। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? P और Q। अब आप बताइए कि P की ट्रूथ वैल्यू और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है। ठीक है, एक ही सेंटेंस में इसको लिख देंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P। तो क्या एक 4 ऑड नंबर है? नहीं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P क्या है? F है। 4 ऑड नंबर नहीं है भाई, 4 तो इवन नंबर है। ठीक है, दूसरा Q इज क्या? 1 प्राइम नंबर है? 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 1 एक इंडिपेंडेंट नंबर है। ठीक है, तो 1 इज प्राइम नहीं, 1 प्राइम नहीं है, तो Q इज फॉल्स, Q भी फॉल्स है। ठीक है, देयरफॉर P और Q में अब P की जगह पे F आ जाएगा और Q की जगह पे F आ जाएगा। F और F क्या होता है? F होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको इस तरह से लिखना है, पूरा 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड, P हमें दिया है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट P और Q लिख दे रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। Q इज अ प्राइम नंबर। क्या दिया? P, और क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में एंड आ जाएगा, P एंड Q। अब ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, 8 का स्क्वायर तो है। 46 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 46 जो है वो 2 के टेबल में आता है और बहुत सारे टेबल में आता है, राइट। 4 के यस 4 के तो टेबल में नहीं आएगा, पर और भी बहुत सारे टेबल में आता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, P तो T हो गया एंड Q इज F, देयरफॉर P एंड Q, P की जगह पे तो T आ जाएगा, Q की जगह पे F आ जाएगा। तो ये क्या है? 1 into 0 ना। T मतलब मैंने क्या बोला था? 1, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और F मतलब 0। 1 into 0 क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। 0 माने T, 0 माने F, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो इसमें P और Q लिख लेते हैं हम लोग। P क्या है? 5 इज अ प्राइम नंबर, Q है 7 डिवाइड्स 94। ठीक है, बीच में कनेक्टिव क्या है? बीच में कनेक्टिव है एंड। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा? P एंड Q। अब ट्रूथ वैल्यू वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज, तो क्या 5 एक प्राइम नंबर है? जी हाँ, प्राइम नंबर है। क्या 7 डिवाइड्स 94 है? तो 7 94 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? F है, देयरफॉर P एंड Q लिखो। P में जो है T डाल दो एंड Q में F डाल दो। 1 into 0 क्या होता है? 1 into 0 0 होता है, 0 मतलब F। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। तो क्या पहले आप सोचिए कि इसमें क्या 2 बातें बताई गई हैं कि एक बात बताई गई है? अगर इसमें 2 बातें बताई गई हैं तो P और Q आएगा, नहीं तो अगर एक बात बताई गई तो सिर्फ P आएगा, बराबर। तो इट इज नॉट ट्रू दैट, यहां तक तो बस ऐसी बात हुई है, इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ एक बात बताई गई है इसमें, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? पहले P लिख देंगे। P क्या है? 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, क्योंकि इट इज नॉट जो है वो नॉट कनेक्टिव है। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म में देखो क्या आएगा? निगेशन ऑफ P आएगा, क्योंकि इट इज नॉट आ गया ना, तो निगेशन ऑफ P आ गया। अब ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P, 5 minus 3i, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i इज अ रियल नंबर। अच्छा, यहां पे देखो P क्या दिया आपका? P का चेक करो, सेंटेंस का मत चेक करो।
तो P दिया है 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर, ये तो गलत बात बोल रहा है, F आ जाएगा। 5 माइनस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल सा दिख रहा है सामने सामने। सो देयरफॉर निगेशन ऑफ P में F डाल दो। अब निगेशन ऑफ F क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ F हो जाएगा T। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया, T आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, T विल बी योर फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे। इफ 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 8 देन 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो इसका पहले P और Q लिख लेते हैं। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा इफ देन, है ना, तो P इंप्लीकेशन Q। अब ट्रुथ वैल्यू लिख लेते हैं। 3 इंटू 5 8 होता है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। क्या 3 प्लस 5 15 होता है, ये भी नहीं होता है, तो दोनों फॉल्स हो गए। तो यहाँ पे फिर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, P की जगह पे F आ जाएगा, Q की जगह पे F आ जाएगा। F अगर F के पास जा रहा है तो आपको याद है मैंने कहा था लास्ट वाला एक याद रखने के लिए, F इंप्लीकेशन F क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6th पे चलते हैं। क्या दिया, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अब कुछ भी सेंटेंस दिया हुआ है, इसका कोई सेंस तो बनता नहीं है, पर हमको तो सॉल्व करने से मतलब है। तो P में क्या लिखेंगे हम लोग, मिल्क इज व्हाइट। इफ एंड ओनली इफ तो एक कनेक्टिव होता है, बराबर। Q में क्या आएगा, स्काई इज ब्लू। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P डबल इंप्लीकेशन Q। अब ट्रुथ वैल्यू लिख लेंगे बच्चों। ट्रुथ वैल्यू में क्या आएगा, मिल्क इज व्हाइट, क्या ये ट्रू है, यस। स्काई इज ब्लू, क्या ये ट्रू है, यस, दोनों में ट्रू है। देयरफॉर P डबल इंप्लीकेशन Q। P में आप T डाल दीजिए, फिर यहाँ पे भी T डाल दीजिए। T डबल इंप्लीकेशन T क्या हो जाएगा, सेम रहेगा तो डबल इंप्लीकेशन में मैंने क्या कहा था, सेम रहेगा तो T आंसर आएगा, तो इसका आंसर T आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या दिया है हमें, 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। तो P लिख लेंगे पहले, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। Q लिख देंगे हम लोग, 17 इज अ प्राइम नंबर। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग क्या लिख देंगे, P और Q। फिर उसके बाद ट्रुथ वैल्यू हम लोग लिखेंगे। 24 इज कंपोजिट नंबर। क्या 24 एक कंपोजिट नंबर है, जी हाँ, बहुत सारे टेबल में आता है ना, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो ये कंपोजिट नंबर ही है ना। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज T, Q इज ऑल्सो T। 17 प्राइम नंबर है, यस, खाली 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, बराबर, खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है, इसलिए इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। अब देयरफॉर P और Q ले लो, P में आप T डाल दो और T डाल दो, ठीक है। T और T क्या होता है, P होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मेन क्वेश्चन नंबर्स मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया है, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उसको भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज और इन्फॉर्मेशन आपको पोस्ट किए जाते रहते हैं, नोट्स पोस्ट किया जाता है। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है ये। Thank you so much, students. Be with Mathmatry. Thank you so much. Take care of yourself.